हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज हम लोग टाइप नंबर 6 पढ़ेंगे, डेट इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नोट्स, रेशियो, नेगेटिव मार्क्स एंड एरिया। देखो, ये जो चारों कैटेगरीज है ना, इसके क्वेश्चंस बहुत कम दिए हुए हैं आपके बुक में, बहुत कम। डैट मीन्स कि एक एक एग्जाम्पल सबके दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल में दिए हुए हैं या फिर एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, बट एग्जाम्स में आपको ये पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने इसको कैटेगराइज करके इनको भी सॉल्व करा है। तो पहले हम लोग नोट्स के प्रॉब्लम देखेंगे, फिर रेशियो के देखेंगे, फिर नेगेटिव मार्क्स के देखेंगे एंड फिर एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का ही है। मीना वेंट टू अ बैंक, मीना किसी बैंक में गई टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। उसको 2000 रुपये निकालने थे, तो वो बैंक में गई। सी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से कहा, कैशियर का मतलब जो नोट देता है आपको, उसको कैशियर बोलते हैं। तो उसने कहा कि उसको सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स ही दिए जाएं, ठीक है ना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और सब मिलाकर के उसको कितने नोट्स प्रोवाइडेड हुए, कितने नोट्स दिए गए, 25 नोट्स उसको दिए गए। 25 में से कुछ 50 रुपये वाले रहे होंगे एंड कुछ 100 रुपये वाले रहे होंगे, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसिप्ट। तो आपको बताना है कि 25 नोट्स में से कितने नोट्स ऐसे थे जो 50 रुपीज़ के थे एंड कितने नोट्स ऐसे थे जो कि 100 रुपीज़ के थे। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक है जो कि यूज़ करनी पड़ेगी। वो ट्रिक ये है ना कि आप यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ नोट्स एंड यहाँ पे लिख लो उस नोट्स की वैल्यू। लेट्स सपोज कि 50 रुपये वाले नोट की बात करेंगे तो मीना के पास वो नोट x था, ठीक है, एंड 100 रुपीज़ वाले उसको कितने मिले, तो लेट्स सपोज कि y नोट मिले, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होना चाहिए। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको टोटल वैल्यू कितना निकालना था बैंक से, 2000 रुपीज़, ठीक है ना। यानी कि उसको तो वैल्यू 2000 रुपीज़ होने चाहिए। 50 रुपये वाले उसने कितने नोट लिए, माना कि x नोट लिए, यानी कि 50 इंटू एक्स, प्लस 100 रुपीज़ वाले उसने कितने नोट लिए, माना कि y लिए, तो यानी कि 100 इंटू वाई, ठीक है। तो इसको ऐड करने पर मेरे को कितना अमाउंट मिल जाना चाहिए, 2000 रुपये मिल जाना चाहिए, है ना। 50 रुपये वाले x नोट एंड 100 रुपये वाले y नोट, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को 2000 रुपये तो बनने चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अभी सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए दिया हुआ है 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि उसको दोनों मिलाकर के कितने नोट्स थे, यानी कि 50 रुपये वाले x एंड 100 रुपये वाले y, ठीक है। इन दोनों नोट्स को मिलाकर के उसके पास 25 नोट्स थे, यानी कि x प्लस y मिलाकर के उसके पास 25 नोट्स थे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, राइट गाइज। बस इक्वेशंस बन गए, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको बताया भी है, बार बार बताती हूँ। क्वेश्चन में अगर न दे रखा है कि आप किस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगी क्योंकि ईजी होगा, है ना। आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर ग्राफिकल मेथड, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक्स को एलिमिनेट करूँगी, ठीक ना। तो एक्स को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को यहाँ पे ये 50 बनाना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगी 50 से। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो मल्टीप्लाइंग बाई 50 इन इक्वेशन 2, ओके। तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 125 एक 0, ओके। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी हैव फर्स्ट इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000 and the third equation that is 50x plus 50y is equals to 1250, ठीक है। एलिमिनेट करना है तो फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं। रिमूव आउट हो गया x वाला टर्म एंड y वाला टर्म। 50y इज इक्वल्स टू ये आएगा 750, तो y इज इक्वल्स टू आ गया 1 एंड ये 15, ओके। यानी कि y की वैल्यू 15 आ गई। y वाला नोट हमने किसको माना था, 100 रुपये वाले को माना था, यानी कि 100 रुपये वाला नोट कितना रहा होगा, 15 रहा होगा। चलो अभी 50 रुपये वाला नोट कितना रहा होगा वो देखते हैं, है ना। x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 15 इन किस इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड में पुट कर लो, इजी होगा, है ना। इन इक्वेशन
2, ठीक है। 2 ओरिजिनली तो था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 ना, है ना। यहाँ पे डैट इज लिख देते हैं हम लोग, डैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, बट y की वैल्यू हम लोग 15 पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू 25। ये हो गया x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, डैट इज 10, ठीक है ना। यानी कि 50 टकिया नोट कितना था, 10 था। अभी तुम लोग देख लो ना, ये 100 टकिया नोट 15 था एंड 50 टकिया नोट कितना था, 10 था। दोनों नोट मिला देंगे तो 25 आना चाहिए था, देखो 25 आ ही तो रहा है। ओके गाइज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो पे बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन्स, कोई 2 पर्सन है, उन दोनों का जो इनकम का रेशियो है ना वो 9:7 है, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, एंड उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 4:3 है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपये पर मंथ, दोनों इंसान 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ बचा लेता है, दोनों इक्वल अमाउंट बचाता है, तो बताना है कि उनका मंथली इनकम कितना रहा होगा। तो यहाँ पे भी वही वाली ट्रिक है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इनकम लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर लिखेंगे, एंड ये पर्सन ए है एंड ये पर्सन बी है, राइट। चलो अभी इनकम जो है, मान लो कि इनकम x है, ठीक है ना। इनकम को हम x मानेंगे, x रुपये, एंड एक्सपेंडिचर को मानेंगे y रुपये। तो ए जो पर्सन था उसका इनकम कितना हुआ बाबू, 9x रुपये हुआ ना, एंड जो पर्सन बी था उसका इनकम कितना हुआ, 7x रुपये हुआ, है ना। रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो को तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से जब एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो ए जो पर्सन था उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4y हुआ, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर को हमने y माना है। एंड जो बी पर्सन था उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 3y हुआ, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आप रुपीज़ लिख लो तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने इनकम को x रुपीज़ माना है एंड एक्सपेंडिचर को y रुपीज़ माना है। तो ए के लिए इनकम कितना हो गया, 9x रुपीज़ हो गया, एंड बी के लिए कितना हो गया, 7x रुपीज़ हो गया। उसी तरीके से ए के लिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 4y रुपीज़ हो गया, एंड बी के लिए एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3y रुपीज़ हो गया, राइट गाइज। चलो अभी हम लोग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन फॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उन दोनों का सेविंग कितना था, 2000 रुपये पर मंथ था। यानी कि जब हम लोग सेविंग निकालेंगे तो सेविंग कैसे निकालते हैं, जितना आपने कमाया है उसमें से जितना आपने खर्च कर दिया है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर दिया है, तो जितना आपने कमाया है उसमें से जितना खर्च कर दिया उसको घटा दो, ठीक है, उतना ही तो आपने सेविंग किया ना। यानी कि अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 9x में से 4y को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इसको कितना मिलना चाहिए, इसका सेविंग कितना आना चाहिए था, 2000 रुपये वो बचा रहा था, यानी कि 2000 रुपये तो बचने चाहिए थे ना, ठीक है। बस यही हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट गाइज। चलो अभी बी के लिए भी देख लेते हैं, इसका भी सेविंग कितना आना चाहिए था, तो इनकम है इसका 7x, इसमें से हम लोग एक्सपेंडिचर घटा देंगे यानी कि 3y को घटा देंगे, तो कितना आना चाहिए, 2000 रुपये। तो ये भी बचाता है ना, दोनों ही 2000 रुपीज़ बचा रहे थे, तो इसका भी यहाँ पे सेविंग 2000 रुपीज़ ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, राइट गाइज। बस इक्वेशन फॉर्म हो गया, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप ये बताओ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इनकम को x रुपीज़ मान लिया एंड एक्सपेंडिचर को y रुपीज़ मान लिया, यहाँ तक तो क्लियर है। अब चूंकि रेशियो दिया हुआ है तो भाई ए का जो इनकम है वो 9x होना चाहिए, है ना, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 9x होना चाहिए। अब बी का जो है वो 7x होना चाहिए। उसी तरीके से एक्सपेंडिचर ए का 4y होना चाहिए एंड बी का 3y होना चाहिए। ये तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब बात आती है सेविंग की। भाई ए का जो सेविंग है वो कितना है, 2000 रुपये है, पर 2000 रुपये कैसे आया, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को मैंने घटा दिया तभी तो 2000 रुपये आया ना, तो घटा दो ना। इनकम आपका 9x था, उसमें से 4y घटा दो तो आपको 2000 आना चाहिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से पर्सन बी के लिए भी निकाल लो, है ना, ये भी तो 2000 ही सेव करता है, तो इसमें भी 7x में से 3y घटाएंगे तो 2000 आना चाहिए, है ना, तो हमने भी ला दिया है। तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशंस, बस इतना ही। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर लो। तो मेरे को लगता है ये एलिमिनेशन से करेंगे ना तो इजी होगा, है ना। चलो फिर एलिमिनेशन से कर लेते हैं। सो वी हैव 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। ये 4 एंड 3 में कुछ छोटा डिजिट लग रहा है तो मैं y वाले टर्म को ही एलिमिनेट कर देती हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि ये भी 12 हो जाए एंड ये भी 12 हो जाए। ये एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने का टेक्निक है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में तो आप मेरे को कमेंट करो, या तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगी। जैसे कि ग्राफिकल मेथड का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था, है ना, तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी मैं बना दूंगी। बट अभी मैं फिलहाल मान के ये चल रही हूँ कि आपको आता है, ठीक है ना, आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने आता है। चलो फिर तो ये हो गया 9 3 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6000 एंड ये हो गया 28x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 8000, ठीक है। एंड मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा एंड ये आएगा माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 2000 एंड ये माइनस से माइनस एलिमिनेट होगा तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2000, ठीक है। चलिए अभी ये x की वैल्यू है यानी कि इनकम की वैल्यू है। अब हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ओके, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2000 इन इक्वेशन 2 दैट इज 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2000 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। ये 14,000 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। तो ये माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 14,000। ओके, तो y इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा ये माइनस 12,000, ठीक है, एंड ये डिवाइड हो जाएगा माइनस 3, माइनस से माइनस रिमूव आउट हो गया एंड 3 से 12 जो है वो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा यानी कि 4000, यानी कि y की वैल्यू आ गई 4000। बट यहाँ पे x एंड y जो है आपका फाइनल आंसर बिल्कुल नहीं है। आप इतना लिख करके अगर छोड़ देते हो ना तो एग्ज़ाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपसे पूछा गया था उनका मंथली इनकम कितना है, तो ए का तो मंथली इनकम 9x है ना एंड बी का मंथली इनकम तो 7x है ना, तो यानी कि आपको x में वापस से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर से आपको यहाँ पे b के लिए x में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही फिर आपका ये a का मंथली इनकम आएगा एंड फिर ये b का मंथली इनकम आएगा। राइट गाइज, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, आई थिंक आप खुद से कर लोगे क्योंकि मैंने x की वैल्यू आपको बता रखी है, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो पूछ नहीं रहा है ना, सिर्फ इनकम ही पूछ रहा था, बट फिर भी हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। बट आंसर जो है यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो वो a का इनकम आएगा एंड यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b का इनकम आएगा। राइट, चलो फिर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी हियर गाइज, ये नेगेटिव मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि यस स्कोर्ड, यस कोई लड़का है, उसको 40 मार्क्स टेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको 3 मार्क्स मिलते हैं हर सही आंसर के लिए एंड 1 मार्क्स वो खो देता है गलत आंसर पे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना नेगेटिव मार्किंग वाले, उसमें ऐसा ही होता है, आप जो सही करोगे तो उसके लिए अलग से मार्क्स दिए जाते हैं, बट अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें मार्क्स काट भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको एक क्वेश्चन सही करने पे 3 मार्क्स मिलते हैं एंड एक क्वेश्चन गलत कर देने पे उसको 1 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। चलो, हैड 4 मार्क्स बिन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, एंड कोई दूसरा टेस्ट होता है उसमें उसको 4 मार्क्स मिलते हैं सही करने के लिए क्वेश्चन को एंड 2 मार्क्स कट जाते हैं गलत करने के लिए, ठीक है। चलिए, एंड उस वाले टेस्ट में यानी कि दूसरे वाले टेस्ट में उसका स्कोर कितना जाता है? 50 जाता है। पहले वाले टेस्ट में कितना गया था? 40 गया था, ठीक है। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, आपको बताना है कि टेस्ट में कुल कितने क्वेश्चंस रहे होंगे। तो वही वाली ट्रिक मैंने बताया था ना, जो पूछ रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बट इसके साथ साथ हम लोग एक और ट्रिक यहाँ पे देखेंगे। देखो, यहाँ पे राइट आंसर एंड यहाँ पे रॉन्ग आंसर, ओके। यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एंड यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 1, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट 2, ओके। तो ये टेस्ट 1 के मार्क्स होंगे एंड ये टेस्ट 2 के मार्क्स हो गए। मान लेते हैं कि जितने भी राइट आंसर्स थे उसका नंबर कितना था? x था, एंड जो रॉन्ग आंसर हुए होंगे उसका नंबर y होगा,
ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला टेस्ट हुआ उसमें उसको कितना मार्क्स मिलना चाहिए, तो भाई पहले टेस्ट में 3 मार्क्स मिल रहे थे राइट आंसर के लिए, यानी कि उसको टोटल 3x मार्क्स मिलने चाहिए राइट आंसर के लिए, है ना। बट उसने कुछ गलतियां भी तो की थी, कितनी गलतियां की थी, तो भाई 1 मार्क्स कट गया था उसका एक गलती के लिए, है ना। यानी कि यहाँ पे -y भी तो करना पड़ेगा ना। ये तो हो गई टेस्ट 1 की बात। अभी और टेस्ट 2 की बात करते हैं। टेस्ट 2 में उसको कितने मार्क्स मिल रहे थे सही करने के लिए, 4 मार्क्स मिल रहे थे, एंड उसके टोटल क्वेश्चंस कितने थे, x थे, यानी कि 4 × x, ठीक है, इसको तो मिल गए। बट उसने कुछ क्वेश्चंस गलत भी किए होंगे, कितने क्वेश्चन गलत किए, तो हमने माना y, उसके मार्क्स भी कटेंगे। कितने मार्क्स कटेंगे भाई, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो y क्वेश्चंस के लिए 2y मार्क्स कट जाएंगे। अब हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो गाइज, यहाँ पे हम लोग टेस्ट 1 की अगर बात करते हैं तो 3x, ठीक है, इसको मार्क्स मिला, बट कुछ क्वेश्चंस गलत भी थे, है ना, इसलिए मार्क्स उसके कट भी गए। कितने मार्क्स कटे, तो y मार्क्स कट गए, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया है। तो उसको टोटल मार्क्स कितने मिले, 40 मिले थे ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरीके से सेकंड वाले टेस्ट में देखो, उसको टोटल मार्क्स तो 4x मिलने चाहिए थे, बट उसने कुछ क्वेश्चंस गलत भी कर दिए। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो 2y मार्क्स के क्वेश्चंस गलत कर दिए, तो 2y यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ आई। इसको टोटल मिला करके कितने मार्क्स मिले हैं, 40 पहले टेस्ट में, एंड सेकेंड वाले टेस्ट में कितने मिले हैं, 50 मिले हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, राइट गाइज। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक एलिमिनेशन मेथड से इजी पड़ेगा, तो है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो ये y जो है टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि हो गया 6x - 2y = 80, एंड ये तो सेम रह जाएगा ना, 4x - 2y = 50। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये टर्म एलिमिनेट हो गया, एंड ये आ गया 2x = 30, दैट मीन्स x = 15, ठीक है। यानी कि उसने राइट आंसर्स कितने किए होंगे, 15 किए होंगे, राइट गाइज। चलो अभी हम लोग रॉन्ग वाले का भी निकाल लेते हैं। तो पुटिंग x = 15 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो, इन इक्वेशन 1, दैट इज 1 ओरिजिनली तो 3x - y = 40 था, इसी में पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 15 - y = 40, सो -y = 40, एंड ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो -15 3 जा 45, ओके। तो -y = -5, दैट मीन्स y = 5, एंड रॉन्ग कितने क्वेश्चंस किए होंगे, 5 क्वेश्चंस रॉन्ग किए होंगे। ओके गाइज, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी हियर गाइज, ये एरिया वाला प्रॉब्लम है। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट्स। एक रेक्टेंगल है जिसका कि एरिया 9 स्क्वायर मीटर कम हो जाएगा। कब कम हो जाएगा भाई, जब उसके लेंथ को 5 यूनिट घटा दोगे एंड उसके ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दोगे, ओके। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये कह रहा है कि अगर आप लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दोगे एंड ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दोगे, तो आपका जो एरिया है ना वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बता देना है डायमेंशंस कितने हैं रेक्टेंगल के। सबसे पहली बात, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ, ओके, क्योंकि यहाँ पे हाइट तो हो नहीं सकती है, रेक्टेंगल तो 2D फिगर है, ओके। तो यहाँ पे आपको लेंथ एंड ब्रेथ बता देना है। तो मैं यहाँ पे मान लूँगी कि लेंथ जो है वो L होगा, एंड ब्रेथ जो है वो B होगा, एंड एरिया कितना हो जाएगा, चूँकि रेक्टेंगल का एरिया तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमारा एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। चलिए अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला सिचुएशन क्या कह रहा था, पहला कह रहा था भाई कि लेंथ को आपको 5 यूनिट रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है, तो चलो फिर कम कर देते हैं। अच्छा, ब्रेथ को क्या करना है, 3 यूनिट बढ़ा देना है, तो चलो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है ना वो क्या हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। तो एरिया तो पहले से L इंटू B था, कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, तो 9 यूनिट कम हो जाएगा, ओके। चलिए अभी इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, तो भाई एरिया तो तभी आता है ना जब लेंथ को आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हो, तो इक्वल्स टू एरिया आता है, हो गया ये हमारा पहला इक्वेशन, राइट। चलो उसी तरीके से हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में कह रहा है
लेंथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज़ करना है तो कर लो 3 यूनिट इंक्रीज़, ब्रेथ को आपको 2 यूनिट इंक्रीज़ करना है तो ब्रेथ को कर लो 2 यूनिट इंक्रीज़, तो आपका एरिया जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? तो 67 यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। चलो तो फिर ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया है ना क्योंकि हम लोग एरिया हमेशा मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये रिड्यूस बोला हुआ था, एरिया में 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। एरिया 9 अगर हो जाता बोलता ना तो ये हम नहीं लिखते, सिर्फ लिखते इज इक्वल्स टू 9, बट ये बोला है कि एरिया रिड्यूस हो जाएगा 9 यूनिट, इसलिए हम लोग एरिया तो पहले से L/B था तो इसमें से घटाना पड़ेगा ना 9, है ना। ये इंक्रीज़ हो जाएगा बोला है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे ओरिजिनल एरिया लिखना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को 67 ऐड करना पड़ेगा, राइट गाइज। चलो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको भी हम लोग पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। L को मल्टीप्लाई करना होगा तो L को इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड -5 को भी इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे को L/B -9 आना चाहिए। तो ये हो गया LB + 3L - 5B प्लस माइनस माइनस एंड 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू LB -9, एंड ये जो है दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3L - 5B इज इक्वल्स टू -9 एंड ये राइट हैंड साइड जाएगा तो +15, दैट इज 3L - 5B इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ओके। चलो उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन 2 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 L को मल्टीप्लाई करूँगी मैं सब में, यानी कि B + 2 में, एंड उसी तरीके से +3 को मल्टीप्लाई करूँगी पूरे में, यानी कि B + 2 में, तो मेरा आंसर आएगा LB + 67। और फिर मल्टीप्लाई भी कर ही लेते हैं, LB + 2L + 3B + 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू LB + 67, ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2L + 3B इज इक्वल्स टू 67, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2L + 3B इज इक्वल्स टू 61। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। बस अभी 3 वाले एंड 4 वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, तो इसको भी हम लोग एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे। 3L - 5B इज इक्वल्स टू 6 एंड 2L + 3B इज इक्वल्स टू 61। L वाले टर्म को एलिमिनेट करना होगा तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो ये बन गया 3 2 जा 6L - 5 2 जा 10B इज इक्वल्स टू 12, एंड ये हो गया 6L + 3 3 जा 9B इज इक्वल्स टू 183। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म एलिमिनेट हो गया, ये हो गया 19B इज इक्वल्स टू -171, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, डैट मीन्स B इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स में चला जाएगा, है ना। 19 से 171, तो हमारा आंसर आ गया 9, ठीक है। तो हमारा तो सिर्फ ब्रेथ आया ना, अभी तो लेंथ निकालना बाकी है, तो लेंथ को निकालने के लिए पुटिंग B इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन, किस में पुट करें? 3 में पुट कर लेते हैं, ओके। अब तो किसी में भी पुट कर सकते हो, तो 3 क्या था हमारा? 3L - 5B इज इक्वल टू 6 था, तो 3L - 5 × 9 इज इक्वल्स टू 6, सो 3L इज इक्वल्स टू 6 + 9 × 5 = 45, यानी कि L इज इक्वल्स टू 45 और 6 51 डिवाइडेड बाई 3, तो कितने टाइम्स में जाएगा ये? 17 टाइम्स में, यानी कि L की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई, ओके। यानी कि लेंथ कितना है? 17 है, ओके। बस आज के लिए इतना ही। नाउ नेक्स्ट वाले सेशन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि हैं टाइम एंड डिस्टेंस वाले, बोट एंड स्ट्रीम वाले, एंड टाइम एंड वर्क वाले। ये क्वेश्चंस टफेस्ट होते हैं, बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं, तो आप नेक्स्ट वाले सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड इस सेशन को भी अच्छे से कंप्लीट कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, राइट गाइज। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।